I am Dr. Chitra Shekhawat from Department of Botany, GD College, Alwar. Today's lecture is for BSc Part 2 Botany students. Paper first. The nomenclature of this paper is Molecular Biology and Biotechnology. इस पेपर में आप देखेंगे 4 यूनिट्स हैं. फर्स्ट यूनिट जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए रेप्लिकेशन की है. दूसरी यूनिट में हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यूनिट थर्ड में आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे. यूनिट 4 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम देखेंगे. इस प्रकार से इसमें सिलेबस में हमारे पास 4 यूनिट्स होंगी जिन्हें हमें पढ़ना है. द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पेपर इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. सबसे पहले हमें इसे समझना होगा डिटेल में जाने से पहले. तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, हम पहले इसको नॉमेनक्लेचर को समझेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन इस पेपर का हम लेंगे. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये शब्द आपके सुने हुए होंगे. हमने जब फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, कहीं ना कहीं हमने इस शब्द को ज़रूर सुना है. और आज अगर हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है. ये कोई नया शब्द नहीं है, हम सभी का ये सुना हुआ शब्द है. जो फर्स्ट यूनिट इसकी है उसमें आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल के साथ में हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. तो पहले जो इंट्रोडक्शन की बात हम करने वाले थे उसमें हम देखते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से. तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये शब्द वॉरेन वीवर ने 1938 में दिया था और उसने कहा था कि आणविक जीव विज्ञान का जो एक आधार है वो आनुवंशिक विशिष्टता है. ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अर्थात जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी बायोस एंड लोगोस एंड मॉलिक्यूलर का मतलब आणविक. अभी तक जो हम बायोलॉजी पढ़ते थे वो हम सुपरफिशियल लेवल की पढ़ते थे. किसी की हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, किसी की हम स्ट्रक्चरल एनाटॉमी पढ़ते हैं और टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं. लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे एक कोशिका को, और उस कोशिका को भी किस लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर. ये जो साइंस है वो इसी एक तरह से 20वीं शताब्दी की देन है, जब माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया. उसके बाद में इस साइंस का एक प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ और ये हमारे सामने आई कि सेल्यूलर लेवल पर हम पढ़ चुके, अब इस मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें कोशिका को पढ़ना है. किसी भी जीव को अगर हम देखें तो वो किसका बना हुआ होता है, उसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है कोशिका. और उस कोशिका के बहुत सारे उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत अंगक होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं, उनकी संरचना भिन्न होती है. ये सभी ऑर्गेनल्स के साथ में उस जीव में किस प्रकार से क्रियाकलाप किए जाते हैं, किस प्रकार से उसकी जो फंक्शनल एफिशिएंसी है वो नज़र आती है हमें. यहाँ हमको उस चीज़ को, सभी को आणविक स्तर पे समझना है. और आणविक स्तर पे जो उसकी क्रियाएं होती हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा. आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे. अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको किस चीज़ को पढ़ना है. एक कोशिका में मुख्य उसका आधार होता है उसका केंद्रक, और उसके केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र मौजूद होते हैं वही उसके आनुवंशिकी के आधार होते हैं. आपको इस पेपर में इस आनुवंशिकी का आधार क्या है, डीएनए, और इस डीएनए को आपको आणविक स्तर पर पढ़ना है. अभी तक हम सिंपल बात किया करते थे डीएनए ये होता है. यहाँ आपको डीएनए की एक एक चीज़ को खोल करके सामने रखना होगा और उसे समझना होगा, उसकी संरचना, कार्य और उसके अंतर संबंधों को पूरी तरीके से समझना होगा. तो क्या है, अब अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान क्या है. आणविक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन के लिए आवश्यक बृहत अणुओं की संरचना तथा क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है. एक परिभाषा ये हो सकती है. दूसरी परिभाषा हो सकती है जिसमें किसी भी जीव का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाए, उसे भी हम आणविक जैविकी कहेंगे. जीन की जैव रासायनिकी तथा जीन के विशिष्ट उत्पादों के अध्ययन को भी हम आणविक जीव विज्ञान कहेंगे. तो यहाँ हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि डीएनए, साथ में उसके बृहत अणु. ये बृहत अणु शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैक्रोमॉलिक्यूल्स, या हम दूसरे शब्दों में कहें बायोमॉलिक्यूल्स.
तो यहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो किसी भी कोशिका में मौजूद होते हैं और उसके जीवन का आधार होते हैं। तो आप बताइए कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक सेल में जो उसके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप किस प्रकार से विभाजित करके बता सकती हैं, या कौन कौन से होंगे, या उनको आप मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कह सकती हैं। और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकते हैं, और जितने भी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो बायो मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या हुए? ये वो मॉलिक्यूल्स हुए जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनमें मेन हम मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। हम इन 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर के और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो मेन जीन है, जीन क्या होते हैं हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्र के ऊपर जो लगे हुए बीडेड स्ट्रक्चर हैं वो उसके जीन्स कहलाते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी के पेपर में भली भांति पढ़ लिया होगा। तो आपको ये मालूम है कि क्या संरचना होती है एक गुणसूत्र की, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, जो कि आप फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो एक केंद्रक में गुणसूत्र मौजूद हैं, और गुणसूत्र के ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप जीन्स के नाम से जानती हैं, जो कि किसी भी एक प्रोटीन या एंजाइम को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर आप उन्हें देखें तो जीन के उत्पाद क्या हुए? प्रोटीन और एंजाइम्स हुए। अगर आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी बॉडी को देखें कि वो किस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स शो करेगी, तो आप क्या कहेंगे कि वो जब भी किसी उत्पाद को बनाएगी, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोटीन को बनाने के लिए, एक एंजाइम को बनाने के लिए, जब वो बन जाएगा तभी वो अपने आप को एक तरह से शो कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको ये पढ़ना है कि किस प्रकार से एक गुणसूत्र पे उपस्थित एक जीन जो है वो किस प्रकार एक प्रोटीन का निर्माण करता है। एंजाइम जो होते हैं वो भी प्रोटीन का भाग, प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, तो वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, उनकी क्या संरचना होती है। सो इन इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें ये समझना है इसमें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जीन्स जो हैं वो किस प्रकार उनकी संरचना है, उनका कार्य है, तथा उनके आपस में जो और हैं अंग प्रत्यंग उनके साथ में वो किस प्रकार से एक तरह से अंतर संबंध अपने प्रदर्शित करते हैं। जो आणविक जीव विज्ञान है ये अकेले हम इसे नहीं पढ़ सकते, इसके साथ जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी भी इसके 3 अवयव की तरह से सामने आते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें जीवाणुओं में जीन की संरचना अलग प्रकार से आप देखते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रकार की आप देखेंगे पाई जाती है, और किसी भी कोशिका की संरचना का जो भी अभिनिर्धारण होता है वो उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन्स पर निर्भर करता है। तो प्रोटीन की संरचना क्या है, कार्य का उसका निर्धारण किस प्रकार से आप करेंगे, और वो किस पर निर्भर करेगा। तो किसी भी प्रोटीन की संरचना या उसके कार्य का निर्धारण उसमें पाए जाने वाले अमीनो अम्लों के लीनियर जो उनका क्रम होता है, ऑर्डर होता है, उस पर निर्भर